नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए दोस्तों। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, बढ़ते हैं हम आगे। सभी को गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पहला प्रश्न आप लोगों के लिए जल्दी आंसर दीजिएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए जल्दी से, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ये किस में वर्णित है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 1 का। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 1 का में दोस्तों यह वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है दोस्तों। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की जो प्रोसेस है दोस्तों, इसकी सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दोस्तों जो दी जाती है, ये दी जाती है दोस्तों 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग लगाया गया। तो याद रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पहले दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून भैया, नमस्कार। थोड़ा सा जल्दी आप लोग जुड़ा करें यार, है ना। 12:30 बजे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 1-2 मिनट आगे पीछे होती है ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा समय पे जुड़ें। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा की बात की गई है। तो उपराष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो दोस्तों न्यूनतम जो उम्र होगी वो कितनी होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। उपराष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो उपराष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 35 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि लोकसभा भंग कौन कर सकता है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, मैंने बोला आपको पॉलिटिक्स एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। तो बताइए जल्दी से, लोकसभा भंग कौन कर सकता है। तो लोकसभा जो भंग कर सकते हैं दोस्तों, ये अधिकार किसके पास है। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार दोस्तों हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों इसके बाद में, बताइए मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है। बताइए जल्दी से, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों मृत्यु दंड क्षमा करने का जो अधिकार है दोस्तों, ये किसे प्राप्त है। ये है राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त। ठीक है, तो मृत्यु दंड क्षमा करने का जो अधिकार है, ये राष्ट्रपति महोदय के पास है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मृत्युदंड की बात की है ना। चलिए, तो राज्यपाल मत लगा देना, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, वह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। वह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। तो राष्ट्रपति के पद पर जो कार्य किया गया दोस्तों, ये किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। मुख्य न्यायाधीश किस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया। हाँ बिल्कुल, एम हिदायतुल्लाह दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, जो राष्ट्रपति के पद पर भी दोस्तों इन्होंने कार्य किया है। क्वेश्चन अगला, राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ना। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। याद रखना, लोकसभा की बात करिए तो राष्ट्रपति के माध्यम से। तो दोस्तों लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 2 को, है ना। लोकसभा में कितना आ जाएगा 2, और यहीं पर अगर राज्यसभा रहता दोस्तों तो राज्यसभा में आता आपका 12, है ना। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति के पास लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अगला है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है। निर्विरोध जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे वो निम्न में से कौन से हैं। बताइए जल्दी से, फास्ट ही चलेगा दोस्त, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें आप, तो बस ना फटाफट आपको आंसर देना है। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो आंसर होगा, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने। तो ये जो बने दोस्तों हमारे नीलम संजीव रेड्डी, है ना। तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों हमारे निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार जो रही हैं ये कौन रही है? पहली महिला की बात करी दोस्तों, याद रखना कैप्टन लक्ष्मी सहगल दोस्तों पहली महिला उम्मीदवार थी दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने के लिए। तो याद रखना डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार जो बनी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? जब दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा है हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो दोस्तों जो अध्यादेश जारी कौन करता है, तो याद रखना अध्यादेश जारी जो करते हैं ये हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जब दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा है तब अध्यादेश जारी करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को होता है। फिर राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बताइए जल्दी से, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा दिलाई जाती है? बताइए जल्दी से। क्या बात है, देखो जिनको याद है उनको तो बड़ा आनंद हो रहा है, जिनको नहीं याद है उनको क्या करना है दोस्तों, एक बार है ना, थोड़ा डाउट में समझ रहा हूँ, डाउट में है आप लोग, गड़बड़ हो रहा है कुछ विद्यार्थियों का, तो आप इसका संविधान का रीजन जरूर करें एक बार, है ना। हाँ, कल संसद वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय को पद की शपथ दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ए ऑप्शन आपका यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये की जाती है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। याद रखना अध्यक्षता, दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फिर है दोस्तों, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया दोस्तों? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था दोस्तों ये किस राज्य में लगा? सर्वप्रथम की यहाँ पे चर्चा की गई है और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों पंजाब आपको याद रखना है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य के द्वारा लगाया गया? तो ये पंजाब राज्य के द्वारा लगाया गया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि यहाँ पे पूछी गई है, अधिकतम अवधि दोस्तों राष्ट्रपति शासन की कितनी होती है? चलिए, तो 3 साल आपको याद रखना है, एक साल के लिए, तो एक साल कर करके दोस्तों 3 बार तक ये बढ़ा सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 साल की यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों का निपटारा कौन करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों का निपटारा कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों का जो निपटारा होता है दोस्तों ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी चुनावी मामले होते हैं दोस्तों इनका जो निपटारा है ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि हमारा दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष दोस्तों उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय दोस्तों याद रखना राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। हाँ, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि सभापति होंगे हमारे राज्यसभा के। एम वेंकैया नायडू जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। फिर है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है दोस्तों? तो याद रखना राष्ट्रपति महोदय के जो चुनाव में भाग लिया जाता है ये किनके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? ये जो लिया जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? तो ये जो लेते हैं दोस्तों ये हमारे संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं, ठीक है। याद रखना उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ मैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य दोस्तों चुनाव में हिस्सा लेते हैं। फिर मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? बताइए जल्दी से।
चलिए, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच जो कड़ी का कार्य करता है, ये कौन करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कार्यान्वयन जो भी कार्य होता है उसके बीच जो कड़ी होती है वो होती है प्रधानमंत्री की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो मंत्री परिषद दोस्तों सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी है ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर होगा लोकसभा। किसके प्रति है दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति दोस्तों यह उत्तरदायी हो जाएगी। अगला, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिए थे? तो यूएनओ में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जो भाषण दिए थे ये कब दिए थे दोस्तों? बताओ आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए दोस्तों। 1977 में। कब? 1977 में। तो यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पहली बार जो भाषण दिया 1977 में दिया था। डी ऑप्शन याद रखना, 77 है ना, 1177 से याद रख लीजिएगा भैया, है ना। बताइए वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया? वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया, यानी कि संसद में नहीं गए दोस्तों? हाँ, चौधरी जी, बहुत बढ़िया। तो चौधरी चरण सिंह जी दोस्तों ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो एक भी दिन दोस्तों संसद में नहीं गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आगे अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा का गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन जो हुआ दोस्तों ये हुआ कब? 3 अप्रैल 1952 को। तारीख नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है ये। 3 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। देखो 1952 सब जगह है, 2-3 दिन का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है ऑप्शन में। फिर लोकसभा का गठन कब हुआ था? बताओ, नेले पे धेला जल्दी से। अरे सर ये 3 अप्रैल को हुआ था, तो ये 6 मई को हुआ होगा, है ना। कब हुआ था? 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952, राजा आदमी पहले आए उसके बाद लोग आए। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना, 1952 ये दोनों। ठीक, आगे अगला प्रश्न हमारा, क्या बात है, जोरदार, मजे आ गए भैया। संसद का निम्न सदन कहलाता है? संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? मज़ा आ गया आज तो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों शेयर वेयर कर दो यार, है ना। लोकसभा दोस्तों, संसद का निम्न सदन हम कहते हैं लोकसभा को। किसको कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? बताइए क्या आंसर होगा? याद रखना जब भी अध्यक्ष की बात आए तो ये उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष दोस्तों अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों, बताइए। हर चुनाव 5 साल का होगा, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद का दोस्तों चुनाव 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद बोल रहा हूँ, विधानसभा मत कर देना इसको। ठीक है, तो राज्यसभा का और विधान परिषद का चुनाव दोस्तों कितने के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? बताओ जरा, अभी वोट दिए थे आपने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों होता है हमारे 5 वर्ष का, है ना। तो लोकसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 5 साल का होता है, और राज्यसभा का अगर आ जाए दोस्तों तो ये हमारा 6 वर्ष का होता है ना। चलिए, निम्न सदन जिसको हम कहते हैं वो लोकसभा है। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य है ना। क्लास तभी लगी कम से कम 10 बच्चे अपनी क्लास में हो, है ना।
मान लो कि 100 विद्यार्थी हैं तो 1/10 इस टाइप से सिस्टम है। तो लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम उपस्थित संख्या कितनी होना अनिवार्य है, तो ये आपकी कार्यवाही हो सकती है, तो ये 1/10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, बताओ जल्दी से। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो मेरे साथियों प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे भैया? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी रहे हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना कितने हो जाते हैं, याद रखिएगा 1/3 सदस्य दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दोस्तों है ना 2 साल में दोस्तों ये रिटायर हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट कहाँ पेश किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक बजट जो पेश किया जाता है दोस्तों ये लोकसभा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है हमारी हत्या से, है ना। धारा 302 किससे संबंधित हो जाएगी? हत्या से संबंधित है ना। ये तो आप पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल पढ़ेंगे यही चीज़ें। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया दोस्तों ये किया गया अनुच्छेद 110 में, है ना। धन विधेयक किस में दोस्तों? अनुच्छेद 110 में है, ये आपको याद रखना है। तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया? 110 में परिभाषित किया गया है। अगला है वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वित्त विधेयक को दोस्तों अनुच्छेद 112 याद रखना। वित्त आ जाए तो 112 और धन आ जाए तो 110। 10 रुपये अपन को देते थे, कोई खुले रुपये कोई देते ही नहीं थे पहले जब बचपन में हम थे, है ना। 12 रुपये कोई नहीं देता था, 10 ही देते थे। तो धन विधेयक हो गया, और आप जानते हैं वित्त विधेयक है ना, आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं 112, है ना। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इस पर जो अंतिम निर्णय होता है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस पर अंतिम निर्णय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का होता है। हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? धन विधेयक को, देखो क्लास थोड़ा सा फास्ट रहेगी, परेशान ना हो बिल्कुल, ठीक है। बस धुरंधर तरीके से आपको तैयारी करना है, सुनना है इन क्वेश्चनों को, है ना। नोट नहीं कर सकते तो मत करो, मैं तो ये कहता हूँ बस सुनते जाओ इनको, ठीक है। हाँ, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? तो इनको रख सकती है दोस्तों 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिनों तक, ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? तो ये रख सकती है दोस्तों 14 दिनों तक। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों? तो ये सदस्य हैं जो दोस्तों 12, है ना। राज्यसभा में कितने? 12। लोकसभा में आ जाते तो 2 हमको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दोनों कंडीशन अपने लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, 37 क्वेश्चन आपके हैं रहेंगे, ठीक है। चलिए तो जुड़ते हैं हम अगली क्लास को। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। बस अच्छे से मेहनत कीजिए, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लीजिए आप, है ना। क्वेश्चन बनेंगे इससे आगे भी, पॉलिटिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जो है आपके, इनके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कब की इनकी स्थापना हुई, है ना। चलिए धन्यवाद दोस्तों।